So today we will talk about hormonal therapy in breast cancer, mainly about tamoxifen and aromatase inhibitors. थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, कुछ उनके रिजल्ट्स की बात करेंगे, ट्रायल्स की बात करेंगे कि क्यों वो रिकमेंडेड हैं, कहाँ कहाँ रिकमेंडेड हैं और क्या बेनिफिट है। पहली चीज़ तो यही है कि आप उस ड्रग के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताएं, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएं, डोज के बारे में बताएं, एंड व्हाट आर द ट्रायल्स जो जो हुए हैं उन पे, फेज 3 रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिन्होंने उसके बेनिफिट को बताया है और क्या बेनिफिट है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गिविंग दीज ड्रग्स, ठीक है, और साथ में एडवर्स इफेक्ट्स, व्हाट इज द साइड इफेक्ट प्रोफाइल ऑफ दीज ड्रग्स। तो हम पहले एक बेसिक बात बता देता हूं कि कितने परसेंट पेशेंट्स जो हैं वो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं ब्रेस्ट में। तो इट्स अराउंड 70-80% पेशेंट्स रफली, कोई स्टडी 60% भी बोल सकती है, बट यू कैन से दैट मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स आर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, राइट, एंड ओनली 20% पेशेंट्स यू कैन क्लियरली डिमार्केट एज TNBC, जिसमें ये नहीं है, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैमोक्सिफिन से। टैमोक्सिफिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने पहले भी बताया था, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, ठीक है। जब ये ER रिसेप्टर पे ज्वाइन करती है तो ये एस्ट्रोजन को ज्वाइन नहीं होने देती, टैमोक्सिफिन जैसे खुद ज्वाइन कर गया मान लो, ठीक है, या इस साइट को इसने चेंज कर दिया कि एस्ट्रोजन इस पे ज्वाइन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो बस टैमोक्सिफिन की ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई चीज ER रिसेप्टर पे ही एक्ट कर रही है तो वो एंटागोनिस्ट भी है और एगनिस्ट भी है। अगर मान लो कोई ER रिसेप्टर पे ही एक्ट कर गया तो वो एस्ट्रोजन को तो नहीं ज्वाइन करने दे रहा, बट वो ER को तो स्टिमुलेट कर रहा है और वो सेल के अंदर उसको प्रोलिफरेट कराने के लिए अलाउ कर सकता है कि ठीक है, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर काम कर रहा था वो काम टैमोक्सिफिन भी कर सकता है। तो टैमोक्सिफिन का क्या होता है कि ये कहीं एगनिस्ट है और कहीं एंटागनिस्ट है, तो इसी रीजन की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, वेस्कुलर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। आधे घंटे बाद आके ले लेना, ठीक है। तो एक तो ये चीज बता दी मैंने कि टैमोक्सिफिन कैसे काम करता है। स्टैंडर्ड डोज इसकी 20 mg OD है, ठीक है। सिलेक्टेड कंडीशंस में हम इसको 5 mg और 10 mg की डोज में भी दे सकते हैं जब पेशेंट टॉलरेट ना कर पाए टैमोक्सिफिन किसी भी रीज़न की वजह से। मान लो कोई थ्रोम्बोसिस का ही पेशेंट है जिसको वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म पहले से है, तो आप लो डोज में इनको दे सकते हो, कम डोज करके, ठीक है। फिर अब बारी आती है कि इंडिकेशंस क्या हैं टैमोक्सिफिन की। मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया, मैंने आपको डोज भी बता दी, अब हम बात करेंगे इंडिकेशंस की। पहली इंडिकेशन है प्रिवेंशन। बहुत ही कम ड्रग्स हैं ऑन्कोलॉजी में जो कैंसर प्रिवेंट करने के लिए दी जाती हैं, उसमें टैमोक्सिफिन शामिल है। तो प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, बट हम किसी भी नॉर्मल पेशेंट को नहीं, नॉर्मल पर्सन को एडवाइस यस, तो यहीं पे बात आती है कि वो कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं या कौन कौन सी फीमेल्स हैं जिनको आप बोलोगे टैमोक्सिफिन ले लो टू प्रिवेंट द ब्रेस्ट कैंसर। मोस्टली फीमेल की एज, पहली कंडीशन है 35 से ऊपर होनी चाहिए जिसको आप टैमोक्सिफिन दोगे, 35 से नीचे वाली फीमेल को आप टैमोक्सिफिन नहीं दोगे, ठीक है। और उसको कोई हाई रिस्क होना चाहिए। कई सारे हाई रिस्क होते हैं, जैसे कि हाई रिस्क हो सकता है उसकी ब्रेस्ट में कोई लंप था जिसकी बायोप्सी की गई और वो आई प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू, एटिपिकल
डक्टल हाइपरप्लेजिया, एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया, ये सब प्री कैंसरस कंडीशन ऑफ ब्रेस्ट हैं। किसी की बायोप्सी में ये कंडीशंस आती हैं तो उसको आप टेमोक्सिफिन दोगे। irrespective of receptor status. रिसेप्टर स्टेटस का उसमें कोई मैटर नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब काफी मैंने बता दिया ना आपको कि मोस्टली प्रेजेंट करती हैं यार। 70 to 80 हाँ, में है तो मोस्टली है, बाकी हाँ होगा। होगा, ठीक है। तो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस हो गई। दूसरा, ब्रैका पॉजिटिव कोई फीमेल है, किसी भी रीजन से ब्रैका पॉजिटिव आया, ठीक है, तो उसको भी आप प्रिवेंशन दे सकते हो। उसको अभी मैलिग्नेंसी है नहीं ना, शी इज जस्ट ब्रैका पॉजिटिव, अभी मैलिग्नेंसी है नहीं, 35 के ऊपर हो जाए तो आप उसको टेमोक्सिफिन दे सकते हो। जब आप उसकी मेस्टेक्टमी प्लान करोगे तब करोगे, ठीक है। मेस्टेक्टमी की तो लेटर एजेस में करोगे आप, अर्ली एजेस में करोगे नहीं, उसकी फैमिली कंप्लीट होने के बाद करोगे। उससे पहले क्या करोगे, 35 की होने के बाद उसको टेमोक्सिफिन दोगे, ठीक है। तीसरा, इसके अंदर आता है कुछ और रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी उसको चेस्ट में दी गई, पहले वो लिम्फोमा की केस थी, किसी भी चीज की पेशेंट थी, आपने उसको आरटी दी, या फिर एक गेल रिस्क मॉडल है जिसमें उसका रिस्क 1.7 से ज़्यादा है। अब ये हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि क्या गेल रिस्क मॉडल, बट उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मोस्टली ना हाई रिस्क फीचर ये सब कुछ इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग द फैमिली हिस्ट्री। इसमें आपकी मेन चीज़ फैमिली हिस्ट्री है कि आप जैसे मान लो आपकी एज 45-50 से ज़्यादा है और 2 या 2 से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स को ब्रेस्ट कैंसर है, या किसी मेल पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर है, जितने भी हाई रिस्क फीचर्स होते हैं मैलिग्नेंसी के फैमिलियल हिस्ट्री वाले वो प्रेजेंट हैं, तो वो फीमेल भी उस कैटेगरी में फॉल करेगी। गेल में जो ऑनलाइन अवेलेबल है इसमें एंट्री करते हैं तो स्कोर बन के आता है। हाँ, तो स्कोर बन के आएगा, परसेंटेज आएगी। अगर वो 1.7 से आएगी ज़्यादा तब आपको टेमोक्सिफिन देना है। टेमोक्सिफिन 5 साल के लिए देना होता है प्रिवेंशन मोड में। ये पॉइंट अच्छा बताया, क्योंकि पता चला कि लोग खाते ही चले जा रहे हैं। हाँ, नहीं, ठीक है, मतलब आप 5 साल खा के इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड इसकी जो इंडिकेशन आती है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इंडिकेशन से लिंक्ड है, जैसे कि ज्यादा लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू आता है ना, आजकल बिनाइन कंडीशन में आ गया है, अगर आप स्टेज वाइज हाँ, हाँ, कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं करते, लेकिन अगर आ गया है तो टेमोक्सिफिन देना ही देना है। हाँ, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ DCIS, DCIS क्योंकि मैलिग्नेंट कंडीशन ही है जो आगे इन्वेजिव में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसकी यूजुअल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या होती है DCIS की? सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद रेडिएशन भी दी जाती है, और उसके बाद इसमें आपको टेमोक्सिफिन भी देना है फॉर 5 years। ये NCCN की कैटेगरी 1 रिकमेंडेशन है कि आपको टेमोक्सिफिन फॉर 5 years देना है। मतलब अगर BCS हुआ है देन सर्जरी प्लस रेडिएशन। बीसीएस है तो आरटी देनी है, हाँ। एमआरएम हुआ है तो हाँ, वही हाँ। मैं कह आरटी रही हूँ। देनी है। यूजुअली DCIS में कोई MRM क्यों करेगा, मतलब अगर मल्टीफोकल ही है, तो बहुत कुछ है, तब हाँ, करेंगे, ठीक है। डन है। तो ये दूसरी इंडिकेशन हो गई। तीसरा आता है एडजुवेंट थेरेपी आप देते हो इन अर्ली ब्रेस्ट और लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर में, जो ER पॉजिटिव फीमेल्स होती हैं, जो हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देते ही हैं, कीमोथेरेपी के बाद, रेडिएशन के बाद, सर्जरी के बाद हम देते हैं टेमोक्सिफिन। इन दोनों कंडीशन में आपकी 5 साल के लिए टेमोक्सिफिन है, ठीक है। इस कंडीशन में आपकी 10 साल के लिए टेमोक्सिफिन है, ठीक है। चौथी आती है मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर में। मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर में तो आप देते ही हो, उसमें लाइफ लॉन्ग ही चलती रहती है। तो ये 4 मेन इंडिकेशंस थी टेमोक्सिफिन की। अच्छा, इसमें मुझे क्वेश्चन ये पूछना है हम्म। कि टेमोक्सिफिन को अलोंग विद रेडिएशन कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अलोंग विद रेडिएशन यूजुअली तो हम रेडिएशन के बाद ही स्टार्ट करते हैं। बट मैम कुछ आजकल क्या टाटा है की कि- स्टडी है, हाँ। उसमें रिकमेंडेड है कि आप दे सकते दे सकते हैं। दे क्योंकि सकते आजकल हैं। ना सर्जन पता है सर्जरी करी और start कर- बायोप्सी आई और हाँ। स्टार्ट कर दिया। हो। मतलब ड्यूरिंग कीमोथेरेपी भी दे कैन कंटिन्यू एंड हाँ। ड्यूरिंग रेडिएशन। इवन हर टू भी अब तो कीमोथेरेपी का था एक ही, हम मतलब पहले यही बोलते थे कि ये थोड़ा सा इनिबिट करती है उसके इंटरेक्शन को। एक ना अटैक ट्रायल है, अटैक ट्रायल के अंदर उन्होंने ये पाया
कि जैसे जो HER2 ओवर एक्सप्रेशन भी था ना, वो भी एंडोक्राइन थेरेपी के इफेक्ट को कम कर देता है। तो ऐसे मान लो अगर आप जैसे कीमो दे रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि आपको कीमो का इफेक्ट देने के लिए रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स चाहिए होती हैं। टेमोक्सिफिन रैपिड प्रोलिफरेशन को तो रोक देता है, तो फिर कीमो का इफेक्ट नहीं आएगा। सो बेसिकली अगर हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स की बात करें हाँ। आज के सिनेरियो में, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी ट्रीटमेंट वी हाँ। शुड एडवाइज हार्मोन थेरेपी। हाँ, आप एनसीसीएन देखो ना, एनसीसीएन में कहाँ लिखा है कि आपको कीमो के साथ ही हार्मोनल थेरेपी देनी है? नहीं लिखा ना, अभी तक गाइडलाइंस में नहीं आया है। पीपल आर प्रैक्टिसिंग, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन किसी भी गाइडलाइन में तो नहीं आया ना कि आपको कीमो शुरू करते हार्मोनल थेरेपी भी शुरू करनी है, रेडिएशन के साथ आपको हार्मोनल थेरेपी भी देनी है। मैं सिर्फ गाइडलाइंस की बात करूंगा Guidelines में कि तो आपकी नहीं है। क्या स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो आप कहीं भी गलत नहीं हो, सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो आपने इसकी इंडिकेशंस भी हमने कवर कर दी। अब हम इसके ट्रायल्स की बात करेंगे। ट्रायल्स का मतलब है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गिविंग टेमोक्सिफिन। तो सबसे पहले अर्ली ब्रेस्ट कैंसर ट्रायलिस्ट कोलोबरेटिव ग्रुप ट्रायल आया था, EBC TCG ट्रायल, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर ट्रायलिस्ट कोलोबरेटिव ग्रुप ट्रायल। इन्होंने 5 साल के लिए टेमोक्सिफिन दिया वर्सेस प्लेसिबो दे दिया जैसे। तो इन्होंने ये पाया कि जो इप्सिलेटरल ब्रेस्ट में रिकरेंस होना था और जो कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट में इवेंट हो सकती थी, वो सब रिड्यूस हो गए। कितने रिड्यूस हुए एग्जैक्टली तो ये 47% हुआ, ये 48% हुआ, बट आप रफली 50% मान लो तो इजी टू रिमेंबर है। ठीक है, और डेथ रेट ड्यू टू मैलिग्नेंसी भी रफली मान लो, चलो 23% हुआ, वैसे 25% हो गया बस। तो ये इसका एब्सोल्यूट जो बेनिफिट था वो इस सेंस में था। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर ट्रायलिस्ट कोलैबोरेटिव ग्रुप। हाँ, ये एक ट्रायल था, ठीक है, जिसने ये बताया कि ठीक है, आपकी जो ब्रेस्ट में कैंसर की इवेंट हो सकती थी वो 50% रिड्यूस हो गई और डेथ भी 20-25% रिड्यूस हो गई। ठीक है, ये तो था टेमोक्सिफिन फॉर 5 इयर्स। अब एक ट्रायल आता है एटलस ट्रायल। एटलस ट्रायल बोलता है कि यू शुड गिव टेमोक्सिफिन फॉर 10 इयर्स रादर देन 5 इयर्स। ठीक है, तो जब ये दिया गया तो 4% मोर एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन हो गया। जो हमने पहले 50% जैसे पढ़ा कि 50% रिस्क रिड्यूस हुआ था, वो और 4% और एब्सोल्यूट आपको बेनिफिट मिल गया। तो इसलिए इन्होंने बोला कि आपको 10 साल के लिए देनी है। तो जो ये रिस्क रिडक्शन बेनिफिट है उसमें आपका लोकल रिलैप्स एंड डिक्रीज इन डेथ रेट, हाँ ओवरऑल या हाँ, एंड व्हाट अबाउट मेटास्टैटिक रेट, वो भी मेटास्टैटिक मतलब आएगा कहीं ना कहीं, बट इसमें ना ज़्यादा कोई ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट मिला नहीं है। सच तो ये है। मतलब एक तरह से डिजीज हाँ, रिस्क रिडक्शन, हाँ, डिजीज फ्री सर्वाइवल इंप्रूव हुआ है। ओवरऑल सर्वाइवल में ऑल्दो आ गई हैं स्टडीज कि 3 to 5% की रेंज में ओवरऑल सर्वाइवल भी 10 साल बाद हमें अचीव होता है। हाँ, यस, तो वो लॉन्ग टर्म स्टडीज में आ गया है कि ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट है। एक एटम ट्रायल भी था ऐसे ही, इसने इसके रिजल्ट्स को कंफर्म किया कि हाँ ठीक है, 10 साल के लिए टेमोक्सिफिन दे दो। तो ये 2-3 ट्रायल हो गए आपके टेमोक्सिफिन के। पहले ने कहा ठीक है 5 साल के लिए दो, एटलस और एटम ने बोला कि ठीक है आप 10 साल के लिए दो, बस। तो ये था टेमोक्सिफिन। अब आपको टेमोक्सिफिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोज, इंडिकेशंस, बेनिफिट, हाँ एक चीज रहेगी एडवर्स इफेक्ट्स। सबसे मेन जो एडवर्स इफेक्ट है इसका वो है एंडोमेट्रियल कैंसर,
2 to 3 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है। और एक है विनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स, ये भी 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं लगभग। ये दो सबसे मेन एडवर्स इफेक्ट्स हैं। बोन डेंसिटी वगैरह पे इसका इफेक्ट नहीं है? बोन डेंसिटी पे इफेक्ट है उनका रिलैक्सेशन वगैरह? एनेस्टाजोल लेट्रोजोल का, दे कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। आप कभी भी देखना टेमोक्सिफिन के साथ हम कैल्शियम नहीं देते, हम एनेस्टाजोल लेट्रोजोल के साथ कैल्शियम देते हैं। कैल्शियम साथ में वो भी देते हैं? हाँ, विटामिन डी तो देते हैं ना, एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है वो। और ये सप्लीमेंट्स पेशेंट्स से कंटिन्यू चलते रहते हैं? हाँ, लेट्रोजोल एनेस्टाजोल कभी भी आपको बिना कैल्शियम विटामिन डी के नहीं देनी होती। ठीक है। दूसरी अब हम बात करेंगे एरोमेटेज इनहिबिटर्स की। एरोमेटेज इनहिबिटर्स की वैसे तो 3 जनरेशंस होती हैं, याद रखने का वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। स्टीरॉयडल, नॉन स्टीरॉयडल, ये हमें बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेकंड जनरेशंस अजीब अजीब से नाम है, बेनिफिट कोई है नहीं याद रख के भी। ठीक है, हमें सिर्फ जो अब हम यूज कर रहे हैं मैं बस वो बताऊंगा। थर्ड जनरेशन स्टीरॉयड में हम एक्जीमेस्टेन यूज कर रहे हैं, नॉन स्टीरॉयडल में हम लेट्रोजोल एनेस्ट्राजोल यूज कर रहे हैं। दैट्स इट, प्रैक्टिकल बात ये है। ये थर्ड जनरेशन है, बस आपको ये याद रखना है। इससे पहले भी जैसे फर्स्ट जनरेशन में नॉन स्टीरॉयडल अमाइनोग्लूटाथिमाइड यूज हुई थी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी कुछ ड्रग्स थी, बट वो हमने कभी यूज ही नहीं की, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। अब हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये एक्जीमेस्टेन है, ये लेट्रोजोल है, ये एनेस्ट्राजोल है। ठीक है, पहले तो ये पता लग गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने कल भी बताया था कि ये एरोमेटेज इनहिबिटर हैं, ये टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोस्टेनिड आयन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब जो एरोमेटेज इनहिबिटर की जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है वो टेमोक्सिफिन से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अंदर आपको ओस्टियोपोरोसिस मेन मिलेगा, कैल्शियम कम हो जाता है, ओस्टियोपोरोसिस। इसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, एंडोमेट्रियल कैंसर वाली प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती हैं। हाँ, कुछ स्टडीज़ में इसमें कार्डियक इवेंट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुए टेमोक्सिफिन से ज़्यादा समहाउ, बट ये इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, बाकी जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि आपने हॉट फ्लशेस, वेजाइनल ड्राइनेस, मूड स्विंग्स, ये दोनों के साथ होते हैं, टेमोक्सिफिन हो चाहे ये हो, क्योंकि दोनों ही हार्मोनल थेरेपीज हैं। तो हार्मोनल थेरेपी वाले साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। सप्रेशन वाले साइड इफेक्ट? हाँ, वही जो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं वो सारे आ जाएंगे बस। ठीक है, डोज यूजुअली एनेस्ट्राजोल जो है हम 1 मिलीग्राम ओडी देते हैं, जो लेट्रोजोल है वो हम 2.5 मिलीग्राम ओडी देते हैं। ये इनकी डोज हो गई। डोज होगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, इसकी क्लासिफिकेशन होगी। फिर आप इंडिकेशंस की बात करो। स्टीरॉयड वाली उसकी शायद 25 mg है उसकी। ये विदाउट एनी गैप कंटीन्यूअसली चलते रहेंगे? इनमें कोई गैप नहीं होता है। ठीक है, अब बारी आती है इंडिकेशंस। टेमोक्सिफिन की इंडिकेशंस मैंने बता दी थी। अब एरोमेटेज इनहिबिटर्स की इंडिकेशन, ये आप 2 ग्रुप्स में इसको, मतलब इसकी जो इंडिकेशंस आएगी वो प्रिवेंशन में कोई रोल नहीं है, DCIS में कोई रोल नहीं है, तो ब्रेस्ट कैंसर ही बचता है। ब्रेस्ट कैंसर जो इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर है, इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर में 2 कैटेगरी की आपकी फीमेल्स हो सकती हैं, प्री मीनोपोजल, पोस्ट मीनोपोजल। इन दोनों कैटेगरी की फीमेल्स को आप ये दे सकते हो। और 2 टाइप के ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं आपके, एक तो लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर और एक मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर। इन दोनों ही कैटेगरी में आप ये दे सकते हो। जो भी ER पॉजिटिव है, हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, उसमें आप प्री मीनोपोजल, पोस्ट मीनोपोजल में दे सकते हो। प्री मीनोपोजल में आपको साथ में ओवेरियन सप्रेशन करना है, पोस्ट मीनोपोजल ऑलरेडी ओवेरियन सप्रेस्ड है, तो इसमें कोई ओवेरियन सप्रेशन करना नहीं है। तो ये आपकी इसकी इंडिकेशंस हो गई। ठीक है, अब इसको रहने देता हूँ।
अब इसके ट्रायल की बात की जाए कि इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है, तो इसमें एक ट्रायल आया था सॉफ्ट ट्रायल, सप्रेशन ऑफ ओवेरियन फंक्शन ट्रायल, सॉफ्ट ट्रायल। एक आया था टेक्स्ट ट्रायल, टेमोक्सिफिन एंड एक्जिमेस्टेन ट्रायल, आई थिंक यही था, हाँ, टेमोक्सिफिन एंड एक्जिमेस्टेन ट्रायल। तो इन दोनों के अंदर, इन दोनों ट्रायल्स में इन्होंने क्या किया कि ओवेरियन सप्रेशन किया। जैसे ये टेक्स्ट ट्रायल है, टेक्स्ट ट्रायल में इन्होंने क्या किया, टेमोक्सिफिन के साथ ओवेरियन सप्रेशन कर दिया और एक्जिमेस्टेन के साथ ओवेरियन सप्रेशन कर दिया। तो इन्होंने हेड ऑन कंपैरिजन किया कि टेमोक्सिफिन और एक्जिमेस्टेन को, तो इन्होंने ये पाया कि जो डिजीज फ्री सर्वाइवल था उसमें एब्सोल्यूट 4% का बेनिफिट था विद एरोमेटेज इनहिबिटर्स ओवर टेमोक्सिफिन, ठीक है। तो आपके एरोमेटेज इनहिबिटर ज्यादा बेनिफिशियल थे। इन लोगों ने ओवेरियन सप्रेशन के लिए क्या दिया साथ में, बताया इन्होंने अपने ट्रायल में? नहीं, अच्छा, नहीं बताया होगा, मतलब हमने उस लेवल पे स्टडी नहीं किया, क्योंकि किसी में ऊफ्रेक्टमी हो गई, किसी में आपने LHRH एगनिस्ट दे दिया, क्योंकि यही मेथड होते हैं, ठीक है। तो डिजीज फ्री सर्वाइवल में आपको 4% का बेनिफिट है। मैं एक रफ लाइन बता देता हूं कि एरोमेटेज इनहिबिटर जो है ना वो 30% मोर रिस्क रिडक्शन कर देते हैं एज कंपेयर टू टेमोक्सिफिन। जैसे स्टैंडर्ड बना देना चाहिए, व्हाई वी आर स्टिल गिविंग टेमोक्सिफिन? नहीं, क्योंकि ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट दोनों में नहीं है और कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब है जो भी है, नहीं कॉस्ट दोनों सस्ते हैं, 200-300 रुपए में आ जाते हैं महीने साइड के। इफेक्ट प्रोफाइल पर हाँ, थोड़ी साइड इफेक्ट प्रोफाइल डिफरेंट है ना। हो सकता है वो बहुत ही टाइम ही मान लो किसी पेशेंट को फ्रैक्चर है, आप उसको एनेस्टाजोल कैसे दोगे, हाँ, राइट, शी इज प्रोन फॉर फ्रैक्चर्स, राइट, तो आप उसमें टेमोक्सिफिन दोगे। गॉट इट, सम पेशेंट इज नोन केस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, आप उसको टेमोक्सिफिन कैसे दोगे, आप उसको एनेस्टाजोल दोगे। किसी पेशेंट को पहले से विनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, थ्रोम्बोसिस है, हाइपरकोएगुलेबल स्टेट है, आप उसको टेमोक्सिफिन कैसे दोगे, उसको आप एनेस्टाजोल दोगे। मेडिकल कंडीशंस आपको डिटरमिन करेंगी आप एनेस्टाजोल यूज करोगे या टेमोक्सिफिन यूज करोगे, ठीक है। तो सॉफ्ट ट्रायल और टेक्स्ट ट्रायल ने ये बताया कि प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर एरोमेटेज इनहिबिटर इज बेटर देन टेमोक्सिफिन, और कितना बेनिफिट वो भी बता दिया मैंने, 4% का बेनिफिट, ठीक है। अब पोस्ट, तो ये 30% ओवरऑल रिस्क रिडक्शन बताया है, दैट इज इन ये- बोथ कैटेगरीज, प्री एंड पोस्ट। हाँ, ये ओवरऑल है कि एरोमेटेज इनहिबिटर रिलेटिवली आपका 30% और रिस्क घटा देते हैं, बट ओवरऑल सर्वाइवल में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप मान के चलो 10 साल के लिए आप किसी को टेमोक्सिफिन दे रहे हो, 10 साल के लिए एरोमेटेज इनहिबिटर दे रहे हो, और 10 ईयर में मान लो आप 2 to 3% या 5% उसका ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट काउंट कर रहे हो, तो वो दोनों में बराबर ही है, दोनों में ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाएगा, बट दोनों में सेम ही है। डिफरेंस है कि उसकी एक की डिजीज पहले आएगी, एक की लेट आएगी, ठीक है। पोस्ट मीनोपोजल में आया था अटैक ट्रायल, अटैक ट्रायल भी था, आर्मिडिक्स एनेस्टाजोल का ब्रांड नेम था। तो आर्मिडिक्स एंड टेमोक्सिफिन अलोन वर्सेस कॉम्बिनेशन, ऐसे इन्होंने दिया था। एक अटैक ट्रायल था और एक ट्रायल था बिग 198 ट्रायल। तो इन्होंने पाया कि पोस्ट मीनोपोजल के अंदर जो है एनेस्ट्राजोल इज बेटर देन टेमोक्सिफिन, बस, ठीक है। वो भी वही लोकल रिस्क घटाने वाली बात थी, ओवरऑल सर्वाइवल में यहां भी कोई डिफरेंस नहीं है। पोस्ट मीनोपोजल वुमेन को भी आप टेमोक्सिफिन दे सकते हो, ठीक है, लेकिन सोचकर देखो कि अगर ओल्डर एज में फीमेल है और आप उसकी थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोटिक एम्बोलिज्म वाली इवेंट्स बढ़ा रहे हो तो रहने दो थोड़ा सा, ठीक है। ये सारी चीजें, अब इसमें क्या आ सकता है कि अब इसमें एक चीज आ सकती है
सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, हमने कुछ सीक्वेंस भी बनाने की कोशिश की, सीक्वेंशियल थेरेपी बोलते हैं उसको, कि जब दोनों ही ड्रग्स बराबर हैं तो व्हाई नॉट मेक अ सीक्वेंस ऑफ देम रादर देन गिविंग सिंगल ड्रग फॉर 10 years। तो हम उसको थोड़ा डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसमें दो तरीके से दिए गए, एक था कि 5 year टेमोक्सिफिन दे दो, 5 year आप एनेस्ट्राजोल या एआई इनिबिटर में से लेट्राजोल कुछ भी दे दो, और दूसरी सीक्वेंस थी कि आप पहले 2 years के लिए टेमोक्सिफिन दे दो, 3 year के लिए आप उसको एनेस्ट्राजोल दे दो। मतलब अगर आपने 5 साल देनी है तो उसमें आप 2 year के लिए टेमोक्सिफिन, 3 year के लिए एनेस्ट्राजोल दे सकते हो। अगर आपने 10 साल देनी है तो आप 5 साल टेमोक्सिफिन, 5 साल एरोमेटेज इनिबिटर दे सकते हो। और ये मोस्टली सीक्वेंशियल थेरेपी पेरीमीनोपोजल वुमेन के लिए काम में आई, क्योंकि जब वुमेन मीनोपोज के आसपास थी या फिर जब आपने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, कीमो दी, उससे मीनोपोज क्रिएट हो गया, फिर पेशेंट मीनोपोजल हो गया। आपने शुरू तो टेमोक्सिफिन पे किया था, बट आपने फिर उसमें एरोमेटेज इनिबिटर भी ऐड कर दिया। तो मल्टीपल ट्रायल्स में ये पाया गया कि ये दोनों स्ट्रेटजीज बेटर हैं रादर देन गिविंग सिंगल ड्रग। Rather than giving tamoxifen for 5 years, it is better to give 3 years of an aromatase inhibitor. Rather than giving 10 years of tamoxifen, it is better to give 5 years of aromatase inhibitor in place. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टॉपिक डन है। Yeah. Anything else? आई थिंक डन है, बहुत है।